पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, इनकी सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग का होल सिस्टम। ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को। इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन के एक सिंपल सम, एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोस हमारे पास क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना और उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस, के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection के application to और फर्स्ट के जो कनेक्शन होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला एप्लीकेशन क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए? कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सरप्लस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source and sent to every process which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, इनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि 1 बाय 1 कैसे किन स्ट्रेटजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था? इन द यूएसए अमेरिकन प्रोटेक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोटेक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए? जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोटेक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जिसमें मटेरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड यूज करता था। कंपीट आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीक्वेटली फ्लेक्सिबल डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिटी उनको कैसे करें, चीजों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है MRP का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे। इन्वेंट्री रिडक्शन क्या है? वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीजों को आगे लेते हुए चलना है। एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने अपने सप्लाई ऑफ टाइम मटेरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे, प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीजों को कैसे देखते हैं। फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल
चेंजेस के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जो सारा काम कर लिया, इन तमाम स्टेजेस को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीजें भी देख ली, उनके पास प्रिसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया। इंडिविजुअल स्टेजेस, तमाम स्टेजेस को हमने वन बाय वन करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमोडिटीज। नेक्स्ट ईयर फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के। इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट। कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेट सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ, और उस रिलेशनशिप को रिटेल एंड होलसेल में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड MRP इट टेकन अकाउंट तमाम सप्लायर जितने भी मैनेजमेंट है उसको फंड कंडक्टेड करते हैं प्रिपरेशन के साथ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशंस बनाना था, फाइनेंशियल क्लॉज, एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में क्या हुआ था, 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सका था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ERP में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीजें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीजों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ERP के एरियाज के ऊपर कि ERP किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं, डेटाबेसेस इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, EDI ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस को देखते हुए हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटीरियल, फिर रोज आ जाती है एस्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके चल रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और VRM को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, CRM में कस्टमर्स के साथ बनता है, VRM में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पांस, तेजी से हमें रिस्पांस क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क करके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोसेसेस फॉर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है। जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना है, उस फंड को सप्लाई करना है, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना है। डाउनस्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इनको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर में आता है नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउनस्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट जो क्या करते हैं, इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, के हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी के प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें जरूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है? बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव करवाया जा सके। अब आते हैं बुलविक information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक डिसऑर्डेड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम है मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड प्लानिंग, optimizing restoring securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models and supply chain execution system, manage block control block products to distribution centers and warehouses, के distribution centers कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं, और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज को सिक्योर करते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, मॉडल डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स में हमें ये पता हो कि हमारी प्राइवेसी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इन द इंटरनेट एज, के इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमें प्राइवेसी एंड इंटरनेट यूरोपियन डायरेक्टरेट डाटा प्रोटेक्शन के हमें डाटा के ऊपर प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा डाटा किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, जितने भी इंटरनेट के चैलेंजेस हैं वो हमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो तो नहीं रेज करके दे रहे, टेक्निकल सोल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं, कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो हमारे डाटा को प्रॉब्लमाइज कर रहा है या क्रिटिकल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती हैं। नंबर अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे टेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम लोग, एक तो होते हैं टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग देख टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होती है जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी गुडविल वगैरह हो जाती है जो कि हमारी साख होती है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेडली जितने भी हमने काम किए अपने ट्रांसपोर्टेशन के या अपने सिस्टम को बिल्ड कराने के सीक्रेटली रखते हुए किया, कॉपीराइट उनके ऊपर सही तरह से बिल्ड किया गया, या फिर ये तो नहीं है कि हमने कोई काम किसी का जो कॉपीराइट के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने पढ़ा है। मतलब कॉपीराइट वो होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल किसी का यूट्यूब चैनल है, उसने किसी की वीडियो उठा के लगा ली है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को बिल्ड करवा सकते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काम को आगे से आगे लेके जाते हैं। पेटेंट हम क्या कहते हैं? पेटेंट हमारे पास कोई भी वो चीज़ आ जाती है कि आप लोग जो हमारे पास लोगो है किसी भी जगह का, किसी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। क्या होते हैं? कॉपीराइट वो वाले राइट्स होते हैं कि अगर हमने किसी की चोरी करके कोई चीज़ ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश अपने नाम से करवा लिया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने उसकी कॉपीराइट की है, हमारे ऊपर क्लेम लग जाता है। चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब जितने मिसाइल आते हैं हमें उन सबको डील करना आना चाहिए, कितने प्रॉपर्टी राइट्स में मिसाइल आते हैं। द मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर के रिलेटेड। अच्छा, लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था इसको वाजिबात कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी लाइबिलिटी है या कितने भी वाजिबात है कोई हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रही, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी हमने लेनी है, किसी को हमने चीज़ें तो नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंट्स को देखते हुए हम करते हैं कंप्यूटर में रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिजाइन करवाता है। सिस्टम क्वालिटी क्या होती है? डाटा क्वालिटी एंड सिस्टम्स एरर, डाटा की क्वालिटी और सिस्टम एरर्स को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर कोई डाटा में कोई क्वालिटी बेहतर जा रही है, उनके सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड बाउंड्रीज। हमें
अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको एक्सेस भी करना है, उनकी बाउंड्रीज को भी जो के अंदर रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है कि हमारी क्वालिटी किस तरह से जा रही है, चीज़ें कैसे बिल्ड कर रही हैं, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक रहते हुए वर्क को देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग पावर। अच्छा, यहाँ पे रैपिडली ऑफ चेंज, मेंटेनिंग बाउंड्रीज, डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी। अब बैलेंसिंग पावर में सेंटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका सेंटर जो है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रैपिडली चेंजेस की जाते हैं, ग्लोबली हम रैपिड चेंजेस लाते हैं जिनको हम वाइप आउट करते हैं बिजनेस से, एंड यू जॉब क्विकली, कि आपका अपनी एक काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, आपका काम ये है कि आपकी जॉब ये है कि आपने आपको जो काम दिया गया आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ऑनर है आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप फटाफट उस काम को करें स्पीडली, और काम करके आप अपना बेहतर अंदाज में काम कर सके। मेंटेन बाउंड्रीज रहती हैं, डू एनीथिंग एनीवेयर, कि आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फैमिली, वर्क एंड लेजर, यानी कि आपके पास कोई भी बाउंड्रीज है, आपने उसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को देखना है कि आपका फैमिली वर्क क्या है, टाइम क्या है, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप 8 9 to 5 अगर एक जगह टाइम दे रहे हैं तो किस तरह अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, या अपना घर काम घर में तो नहीं लेके जा रहे, अगर लेके जा रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये अब आपका एक होती है मेंटेन बाउंड्रीज। अब इसी तरह अगर हम देखें अगर हमारा लास्ट डेज है तो क्या हम लास्ट डेज के मुताबिक अपना टाइम दे रहे हैं इसे। डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी, व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा था हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके मॉरल्स, और कौन कौन से हमें आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम देख चुके हैं कि जिसमें एक्सेस आ जाती है, हमें बाउंड्रीज बताती हैं, इनकी कंप्यूटर क्राइम एंड अब्यूसेस आ जाती हैं, इनके अंदर आते हुए वर्क करते हैं ट्रैक डाउन टेक्नोलॉजीज एंड री इंजीनियरिंग जॉबलेस, कि हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो जाते हैं अगर इस तरह के हम लोग फैसिलिटीज पैदा ना करें, बिजनेस के मौके पैदा ना करें। तो अब आते हैं इक्विटी एंड एक्सेस में। डू एनी वन एवरीवेयर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डिजिटल एज, अच्छा इस दुनिया डिजिटल एज में, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के दौर चल रहा है इसमें हर किसी के पास सोशल क्लास क्लेवरनेस होगी, हमारे पास हर चीज़ हम किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम को आगे से आगे लेके जा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क क्या होता है, RSI CDS एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। टेक्नो स्ट्रेस, कि जितना भी हमने ये प्रॉब्लम्स हैं, RSI में कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि ये भी हमें पेश आ सकती हैं, इसके अंदर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, इनसे बचते हुए हमने अपने सिस्टम को बिल्ड करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बात की है कि ये हमने जितना भी सिस्टम में काम करना है वो ये चीज को सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि हमारे पास जितना भी एम्प्लॉय का वर्क है, ये काम है, वो सारा इस हवाले से वर्क हुआ है, हमने उसकी क्वालिटी को देखा है, या हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं आगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कह लिया कि हमने हर जगह काम करते हुए या हमने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया तो हमारे लिए हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह रेज हो गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। उन चीजों को हम लोगों ने देखा। स्टार्ट डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट that describe the characteristics of an event or object before the information age managers manually collected and analysis data, analysis करता है डाटा को, time consuming complicated task without which they would have little insight into how run their। डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, ये फिगर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि रॉ फैक्ट्स होता है, ये छोटे छोटे किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज के रिलेटेड जो होता है वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मैनुअली कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, टाइम की कंज्यूमिंग करते हैं, उनका डाटा को कॉम्प्लिकेटेड टास्क से गुजरते हुए हम एक पूरे टास्क में लेकर आते हैं, उस टास्क को हम लोग अचीव करते हैं, इसको हम डाटा का नाम देते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, लैकिंग डाटा and the managers often found themselves making business discussion about how many products to make, how much materials to order, how many employees to hire based on institution or gut feelings. In the information age, successful managers compile, analyzing and comprehending massive amount of data daily, which helps them make more successful business decision। वो कहता है अगर आपका जो डाटा होगा ना, तब आप डाटा को ही बचाते हो किसी भी जगह पे लीक होने से, या उसके डिसीजन मेकिंग डाटा होगा तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, फिर अपनी सक्सेसफुल चीजों को आगे से आगे ले जा सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास डाटा मौजूद ही नहीं, आप उसके ऊपर डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर जब डाटा होगा तो फिर उसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस को गुजरते हुए उसकी मैसिव अमाउंट जितनी भी यूज हुई है डेली लाइफ के अंदर देखते हुए आगे से आगे सक्सेसफुल डिसीजन लेते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब आते हैं कि हु आर द लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, हमारे जो लीस्ट सबसे कम प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से थे। बेस्ट सेलिंग की प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक चीज में आता है कि सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल रिस्पेक्टिव क्या है, वीकेस्ट सेल रिस्पेक्टिव
और यहाँ पे ये जो एक हमारे पास ना परफॉर्मेंस के तौर पे टोनीज दिया गया कि वो होल सेल किस तरह से कंपनी को वो डील करता है, उसके सप्लायर्स हैं उनको क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, इसमें ना उसके रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो टोनी है वो एक होलसेल कंपनी में फंक्शनल मैनेजर है, उसके मुताबिक रहते हैं उसके पास 130 जो $1 के हिसाब से 1350 का वॉलमार्ट है जिसके अंदर रहता है, वो अपना प्रॉफिट भी अचीव करेगा और काम को आगे से आगे भी लेके जाएगा, इन सारी चीजों को देखेगा। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो डाटा जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हमने फर्दर अपनी चीजों के लिए यूज करना है, यानी कि ऐसे एक प्रोसीजर से गुजार के हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा से प्रोसेस्ड करके एक यूजफुल फॉर्म में लेके आना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रूथ अबाउट इंफॉर्मेशन इज दैट इट्स वैल्यू इज ओनली एज गुड एज पीपल दे यूज इट। हाँ जी, जब इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब लोग इसको यूज करते हैं। जब लोग 1 बाय 1 करके इसको यूज करते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन की कितनी है और ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है और इसके अंदर से हम कितनी चीजों का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब ये सारा काम कर ले तो फिर उसके बाद वो एनालिसिस भी करेगा अपने सेल्स के ऊपर के जितना उसने चार्जेस लगाया था क्या उसने उस हिसाब से उसका डाटा को अचीव किया है, उन एनालिसिस को देखा, फिर उनके प्राइस रेट भी देखेगा, क्वांटिटी भी देखेगा, चार्जिंग भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। अब हम आते हैं, जब डाटा और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम आते हैं बीआई पे। बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं किसी भी मल्टीपल सोर्सेज से, जिनमें सप्लायर्स, कस्टमर, कंपटीटर्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल्स, वो तमाम जो क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रेंड्स करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल अमाउंट में, सम केसेस में इवन 100 ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड सच आइटम्स, इंटरेस्ट रेट, वेदर कंडीशंस आर इवन गैसेस। प्रैक्टिस के हम लोग किस तरह से देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम कैसे चल रहा है, वर्क को कैसे लेकर चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि BI to analysis internal data such as company sale along with external data about the environment such as competitors, finance, weather, holiday and even sporting events। कि हमारे पास जिस तरह का भी डाटा आ जाए हमने उसको डील करना है और जो भी कंडीशन आ जाए उसके अंदर रहता है हमने अपने बिजनेस को आगे मूव करवाना होता है। आपका वेदर खराब हो या फाइनेंशियल आपको कोई कंडीशन आ जाए या फिर कंपटीटर्स का सामना है तो तब भी आपने अपने बिजनेस को किन कंडीशंस में चलाना है उनको फुलफिल लाजमी करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे से आगे मूव करवा सकें। जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराती है जिसके जरिए हम अपने कंपटीटर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और फिर उनके बाद उनका एनालिसिस करेंगे, उनके पैटर्न्स को देखेंगे, उनके ट्रेंड्स को देखेंगे, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि उनकी बेसिक प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, उनके काजेस क्या बनते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अपना प्रॉफिट रेट कैसे इंक्रीज करते हैं, फिर वो उनके बाद इवन उनकी प्राइसेस किस हवाले से चल रही है, क्या उनका कंडीशन जो वेदर है उसके मुताबिक चलते हुए वो काम करें। इवन यही बात हमें नेक्स्ट स्लाइड में कही गई है कि आपका जैसा भी इन्वायरमेंट आ जाए, जो भी आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़े, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस लेवल को, लेकिन हमें बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि अपने माइंड को यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करना होता है, अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक सिक्योर वे में लाजमी लगाना होता है ताकि हमारा बिजनेस रन कर सके, हमारा इंटरप्राइज जो है उसको सिक्योर वे में हम रख सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। Information does not have ethics. People do. Information itself has no ethics. Information क्या है, उसका कोई ethics नहीं होता क्या? क्या पीपल जो है उनके पास इंफॉर्मेशन रखने के लिए एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद नहीं है? लेट्स सी। इट डज नॉट केयर हाउ इट इज यूज्ड. इट विल स्टॉप इटसेल्फ फ्रॉम स्पैमिंग कस्टमर्स, शेयरिंग इटसेल्फ. It is sensitive or personal or revealing details to third parties. Information cannot delete or perceive itself. Therefore, it falls to those who own the information to develop ethical guidelines about हाउ टू मैनेज इट। ये हमारे पास इसमें इसकी केयर नहीं होती कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो एथिकली हमारा जो कस्टमर्स है वो इस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन को रख रहा है या आगे से आगे मूव करता जा रहा है, उसको पर्सनल रिवीलिंग डिटेल कर रहा है, अपनी थर्ड पार्टीज को जो है उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो है उनको खोल खोल के दे रहा है। इन्फॉर्मेशन को हम डिलीट नहीं कर सकते, अपने परसीव नहीं कर सकते क्या इन्फॉर्मेशन को, तो या फिर उस तरह से वो कह रहा है कि वो एथिकली क्या करता है, वो गाइडलाइंस देता है। उसको एथिकल इश्यूज ये होने चाहिए कि वो गाइडलाइन दे और किस तरह से उसको मैनेज करना है।
नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एग्जामिन्स द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेट्स इट्स डेफिनेशन, यूज, values and distribution, ensuring it has the type of data information requires to function and grow efficiently. Information governance is a method or a system of government for information management or control. Information compliance is the act of conferring एक्विजिशन आर यील्डिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करती है, वो एग्जामिन करती है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को, फिर उनकी डेफिनेशंस बताती है, उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करती है, फिर उनके टाइप बताती है कि क्या टाइप है, किस हवाले से वो फंक्शन को देख रहा है, क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन का जितना भी मेथड है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी कंप्लाइंसेस बताता है, उनकी एक्विजिशन या यील्डिंग इंफॉर्मेशन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज की मलकियत होना। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज एन एथिकल इशू दैट फोकस ऑन owns information about individuals and how information can be sold and exchanged. A few years ago, the idea of information management, governance and compliance were relatively observed. Today, these concepts are a must for virtually every company, both domestic and global, primarily due to the role digital information plays in corporate legal proceeding or allegations. Frequently, digital information serves as a key evidence in legal proceeding. It is a fair, easier to search, organize and filter than paper document. ये पेपर डॉक्यूमेंट के मुकाबले में क्या करती है, इजीली आप उसको फिल कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस आइडियाज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वर्चुअली तमाम कंपनीज के साथ ड्रामेटिकली उनको शो करते हैं, उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि प्ले करती है एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हम एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो इसको प्रोसीड करती है और इसको ऑर्गेनाइज करती है, फिल्टर करती है तमाम पेपर डॉक्यूमेंट को। डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो एक्सट्रीमली difficult to destroy, especially if it is on corporate network or sent by email. In fact, the only reliable way to truly obligate digital information is to destroy the hard drives where the file are destroyed. Digital information जो होती है वो extremely आपकी difficult करती है, तमाम चीज़ों को destroy कर देती है, especially ये cooperate करती है network के साथ, emails के through। और जो ये reliable way होता है जो कि हमारा ट्रूली ऑब्लिगेट करता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना हार्ड ड्राइव में जहाँ पे फाइल को स्टोर किया जाता है, तो वहां से चीजों को निकाल देना और फिर निकाल के उनको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। अब ये डिस्कवरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी क्या करती है, एबिलिटी इसके अंदर होती है कि वो कंपनी को आइडेंटिफाई करे, सर्च करे, गैदर करे, साइज आर एक्सपर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशन, ऑडिट, investigation or information inquiry. As the importance of e-discovery grows, so does information governance and important information एंड कंपाइलेंस आ जाती है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिस्कवरी है वो इस काबिल बनाती है हमारी इन्फॉर्मेशन को हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको सर्च कर सकें, फिर उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में हम एक्सपर्ट करते हैं, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लिगेशन ही हम ऑडिट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जितना हमारा डिस्कवर हो रहा है डाटा उसको आगे से आगे लेके जाते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, इन्फॉर्मेशन कंपाइलर्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। The Child Online Protection Act was passed to protect minors from accessing inappropriate images on the internet, providing an overview of some of the important law in the individual and firms must follow in managing and protecting information. कि चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन यानी कि ऐसा लॉ जो कि चाइल्ड यानी कि माइनर्स पे अटैक कर रहा है या किसी चाइल्ड को हरास करता है या उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटरनेट में ऐसा लॉ बनाया गया है, साइबर क्राइम में कह लें, कि जिसके जरिए हमारे प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनर्स को कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्टिंग वे में उसको यूज करें और उसका मिस यूज ना किया जाए। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसीज। अब एथिकल कितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो पॉलिसीज को यूज करेंगे, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। Ethical computer use policies in case that illustrate the pillars of online betting. A leading internet poker site reported that a hacker exploited a security flaws to gain an instrument edge in high stakes, no limit taxes hold tournaments, the ability to see his opponent's whole cards. कि एथिकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पास ये पॉलिसी होती है कि वो अपना ऑनलाइन जो होता है वो बेटिंग करते हैं, बीटिंग कर सकते हैं अपनी पॉकेट साइट में जो कि हैकर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको गेन करते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जिनके मुकाबले में वो उनको
उनको स्टेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये एक डायग्राम आती है, यानी कि पिक्चर हमें शो हो रही है, जिसमें हमें इकोलॉजिस्ट का बारे में बताया गया। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेसी पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी क्या है कि ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम एथिकली चीजों के बारे में बताते हैं, हमारा जो सिस्टम है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वर्क कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन कर रहा है हमारी प्राइवेसी को, और इनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के अंदर रहते हुए। ईमेल प्राइवेसी क्या होगी कि ईमेल्स को बनाना है सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया की एप्स को यूज करते हुए। और वर्क प्लेस यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी जो एथिकल इश्यूज है उनको किया जा रहा है। अब यहाँ पे एथिकली हमें ये भी बताया चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ई डिस्कवरी में, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, ये सारे हमारे एथिकली चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। इट रियली वर्थ द रिस्क, क्या वाकई ही जो रिस्क है उसकी कोई वैल्यू होती है? Ethics, it's just one teeny word, but it has monumental impact on every area of business, from the magazines, blogs, newspapers you read to the courses you take. You will encounter ethics as it is a hot topic in today's as electronic world. Technology has provided so many incredible opportunities, but it has also provided those same opportunities to unethical people. कि अनएथिकल ऐसे लोग जिनके बारे में इनको पता ही नहीं होता कि यूज कैसे करना है किसी चीज को, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, जिनके हमने एक लिमिट्स लगाई होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर उस चीज को यूज कर लेते हैं। इसमें मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स या न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं, और वो उसके खिलाफ जो होता है ना वो सख्त एक्शन लिया जाता है। जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि वो रिस्क क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्क क्रिएट हो जाता है। जब रिस्क क्रिएट हो जाता है तो हमारे लिए मिसाइल रिस्क, हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हमारा डाटा होगा वो डिस्टर्बेंस का शिकार होगा, जिसकी वजह से हमें लॉट ऑफ अनएथिकल पीपल्स की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमारी गेन होने की वजह हमसे छिन जाती है। तो जो हमारे क्या होता है डाटा पे इम्पैक्ट बुरा डालती है, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कहने के इम्पैक्ट बुरा डालती है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात का ही नहीं आइडिया कि किस डाटा को किस वे से यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये आगे से आगे उस डाटा को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, डिस्कस द एथिकल इश्यूज सराउंडिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यस दीज आर ट्रू स्टोरीज। यहाँ पे यस ऐसा है कि हम बहुत से एथिकल इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं अपने अराउंड स्टोरी से। यहाँ पे जो दो तीन स्टोरीज हमारे पास आई हुई है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरीज हैं। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट रेज हर हैंड इन द क्लास एंड स्टेट, I can legally copy any DVD I get from Netflix because Netflix purchased the DVD and the copyright only applies to the company who purchased the product. वो कह रहा है कि मैंने एक कॉपी जो है ना डीवीडी की वो परचेज की है नेटफ्लिक्स से, मैंने नेटफ्लिक्स से कॉपी की है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है ना आई गेट फ्रॉम द नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स परचेज करता है डीवीडी को, जो कि साथ में कॉपीराइट सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होती है जिन्होंने इस कंपनी से किसी टू द कंपनी हु परचेज द प्रोडक्ट, मतलब आपके कंपनी पर प्रोडक्ट चेज करें, यानी कि बात ही उल्टी कर रहा है कि आपने ऐसी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं बात कि जिसने चीज परचेज कर ली, तो कॉपीराइट कैसे रहेगा कि उसने अपनी चीज खुद बना ली है, उसके आगे हाँ उसको अंदर ही अंदर उस चीज के अंदर कोई चेंजिंग ना करे, विदाउट वैसे ही दे दे, तो वो हमारे पास कॉपीराइट आता है। A student stand up the first day of class before the professor arrives and announce that his promptly scans and textbook, and he has the textbook for this course on his thumb drive, which he will gladly sell for $20. Several students pay on the spot and upload the scanned textbook to their PCs. One student takes down the student information and contacts the publishers about the incident. वो कहता है कि अगर प्रोफेसर के आने से पहले एक ऐसा स्टूडेंट हो जो फर्स्ट डे क्लास में आ रहा है और आपके कह रहा है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदनी, हमने स्कैन टेक्स्ट बुक्स खरीदनी, तो आप लोग क्या करें, मुझे $20 पे करें, ताकि हम उसके जरिए ग्लैडली इन्फॉर्मेशन देता है कि आप $20 पे करें, और उसके जरिए हम क्या करते हैं अपनी बुक्स खरीदते हैं, उनकी कलेक्शन लेते हैं, और हमने वो पीसी से अपनी स्कैन बुक्स लेनी है, और तमाम स्टूडेंट्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पे अमल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। लेकिन जब वो इस इंसिडेंट के बारे में पब्लिशर को बताते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ अनमोरल वैल्यूज हो गई हैं, यानी कि अनएथिकल बिहेवियर उनके साथ फेस्ड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, a senior marketing manager is asked to monitor his employees
email because there is a rumor that the employee is looking for another job. अच्छा, एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपने मॉनिटर को कहता है कि एक ईमेल करो कि यहाँ पे क्योंकि ये रूमर है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लुकिंग कर रहे हैं किसी अनदर जॉब के लिए। इससे क्या होगा, नहीं इससे जितने भी होंगे ना, जो हमारा मैनेजर होगा या फिर जो कह लें कि कंपनी का ऑनर होगा, उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कहेगा कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इन लोगों को अच्छी सैलरीज नहीं दी, या इनकी जो पे है वो टाइम से नहीं दी, इनको क्या मैंने ऐसा किया, या इनको दूसरी कंपनी कौन सी ऐसी चीज दे रही है जो ये मेरी कंपनी को छोड़ के किसी और जॉब की तरफ देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स आस्क हर employees to burn all of this customer data onto an external hard drive because she made a deal and to provide customer information on a strategy to a strategic partner। अपने एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने पार्टनर को वाइस प्रेसिडेंट क्या कहता है कि अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जला दो कस्टमर्स को एक एक्सटर्नल हार्ड पे, और क्या करो कि उनको एक बना दो डील जो कि प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब किसी ऐसे बिहेवियर से गुजरते हुए अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि देनी नहीं चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट इज आस्क्ड टू मॉनिटर हिज एम्प्लॉयज ईमेल टू डिस्कवर इफ शी इज सेक्सुअली हरास्ड एंड अदर एम्प्लॉय। अगर ये एक सीनियर मैनेजर अपने मॉनिटर से पूछ रहा है क्या ऐसी ईमेल आपको कोई डिस्कवर हुई है जिसमें किसी ने किसी को सेक्सुअली हार्ट किया या फिर किसी के साथ कोई ऐसा बिहेव किया जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बदनामी का बायस बने, ऐसी कोई रूमर आपको सुनने में मिली। तो ये जिस तरह की भी हम किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या बनती है, विदाउट आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसको आगे से आगे पहुंचा देते हैं। ये अनएथिकल बिहेवियर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साख पे असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन एम्प्लॉय इज लुकिंग एट द शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव एंड डिस्कवर हिज बॉस इंटायर हार्डवेयर ड्राइव इंक्लूडिंग हिज ईमेल बैकअप हैज बीन कॉपीड टू द नेटवर्क एंड इज विजिबल टू ऑल। अच्छा, ये जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना उनको शेयर किए जाएंगे, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज हैं वो डिस्कवर कर सकें अपने बॉस का तमाम डाटा और इंक्लूड करें तमाम ईमेल का बैकअप जिनको कॉपीड किया जा सकता है तमाम नेटवर्क में, और ये विजिबल हो सकते हैं, इनको देखा जा सकता है हर जगह पे। एन एम्प्लॉय इज एक्सीडेंटली कॉपीड ऑन एन ईमेल लिसनिंग द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ लेआउट। के लेआउट में हम लोग किस तरह से रहते हुए वर्क करते हैं, अपने एम्प्लॉय को कैसे शो करवाते हैं, एक्सीडेंटली कॉपी कर रहे हैं अपनी एक ईमेल को जो कि टारगेट को सुनता है और फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे देता है। अब यहाँ पे अनएथिकली और एथिकली हमारे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या, लीगल एंड एथिकल। 2 में इलीगल एंड एथिकल, इसी तरह 3 में लीगल बट अनएथिकल। 4 में क्या आता है, इलीगल बट अनएथिकल। 1 में क्या होगा, दोनों चीजें आपको लाइक आ रही हैं दोनों में, और दोनों जो है 2 में होगा कि इलीगल होगा लेकिन एथिकल बिहेवियर होगा। इसमें लीगल तो होगा थर्ड कोऑर्डिनेटर में लेकिन अनएथिकल होगा। इसमें अनएथिकल होंगे और इलीगल दोनों चीजें आती हैं। ये लीगल का कॉर्नर जाता है और यहाँ पे ये इलीगल का जाता है। इसी तरह ये अनएथिकल का और ये एथिकल का, जिसमें हमें ये चीज बताई जाती है कि अगर एक चीज लीगल है तो दूसरी का भी एथिकल होना जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो हमारा वे लीगल हो लेकिन हम अनएथिकल बिहेवियर इख्तियार कर ले, तो या फिर हमारे वे जो है वो एथिकल हो और अनलीगल चीजों के थ्रू हम क्या करें, इन इलीगल चीजों के थ्रू हम अपने डाटा को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश करें। Information does not have ethics, people do information itself has no ethics। इंफॉर्मेशन क्या है, उसका कोई एथिक्स नहीं होता क्या, क्या पीपल जो है उनके पास इंफॉर्मेशन रखने के लिए एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद नहीं है। लेट्स सी, इट डज नॉट केयर हाउ इट इज यूज्ड, इट विल स्टॉप इटसेल्फ फ्रॉम स्पैमिंग कस्टमर्स, शेयरिंग इटसेल्फ, it is sensitive or personal or revealing details to third parties, information cannot delete or perceive itself, therefore it falls to those who own the information to develop ethical guidelines about हाउ टू मैनेज इट। ये हमारे पास इसमें इसकी केयर नहीं होती कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो एथिकली हमारा जो कस्टमर्स है वो इस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन को रख रहा है या आगे से आगे मूव करता जा रहा है, उसको पर्सनल रिवीलिंग डिटेल कर रहा है, अपनी थर्ड पार्टीज को जो है उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो है उनको खोल खोल के दे रहा है। इन्फॉर्मेशन को हम डिलीट नहीं कर सकते, अपने परसीव नहीं कर सकते क्या इन्फॉर्मेशन को, तो या फिर उस तरह से वो कर रहा है कि वो एथिकली क्या करता है, वो गाइडलाइंस देता है। उसको एथिकल इश्यूज ये होने चाहिए कि वो गाइडलाइन दे और किस तरह से उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एग्जामिन्स द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेट्स इट्स डेफिनेशन, यूज, values and distribution, ensuring it has the type of data information requires to function and grow efficiently. Information governance is a method or a system of government for information management or control. Information compliance is the act of conferring acquisition
आर यील्डिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करती है, वो एग्जामिन करती है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को, फिर उनकी डेफिनेशंस बताती है, उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करती है, फिर उनके टाइप बताती है कि क्या टाइप है, किस हवाले से वो फंक्शन को देख रहा है, क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन का जितना भी मेथड है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी कंप्लाइंसेस बताता है, उनकी एक्विजिशन या यील्डिंग इंफॉर्मेशन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज की मलकियत होना। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज एन एथिकल इशू दैट फोकस ऑन owns information about individuals and how information can be sold and exchanged. A few years ago, the idea of information management, governance, and compliances were relatively observed. Today, these concepts are a must for virtually every company, both domestic and global, primarily due to the role digital information plays in corporate legal proceedings or allegations. Frequently, digital information serves as a key evidence in legal proceeding. It is a fair, easier to search, organize and filter than paper document. ये पेपर डॉक्यूमेंट के मुकाबले में क्या करती है, इजीली आप उसको फिल कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस आइडियाज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वर्चुअली तमाम कंपनीज के साथ ड्रामेटिकली उनको शो करते हैं, उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि प्ले करती है एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हम एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो इसको प्रोसीड करती है और इसको ऑर्गेनाइज करती है, फिल्टर करती है तमाम पेपर डॉक्यूमेंट को। Digital information is also extremely difficult to destroy, especially if it is on corporate network or sent by email. In fact, the only reliable way to truly obligate digital information is to destroy the hard drives where the file are destroyed. Digital information जो होती है वो extremely आपकी difficult करती है, तमाम चीज़ों को destroy कर देती है, especially ये cooperate करती है network के साथ, emails के through। और जो ये reliable way होता है जो कि हमारा ट्रूली ऑब्लिगेट करता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना हार्ड ड्राइव में, जहाँ पे फाइल को स्टोर किया जाता है, तो वहां से चीज़ों को निकाल देना और फिर निकाल के उनको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। अब ई डिस्कवरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी क्या करती है, एबिलिटी इसके अंदर होती है कि वो कंपनी को आइडेंटिफाई करे, सर्च करे, गैदर करे, साइज आर एक्सपर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशन, ऑडिट, investigation or information inquiry. As the importance of e-discovery grows, so does information governance and important information एंड कंपाइलेंस आ जाती है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिस्कवरी है वो इस काबिल बनाती है हमारी इन्फॉर्मेशन को हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको सर्च कर सकें, फिर उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में हम एक्सपर्ट करते हैं, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लिगेशन ही हम ऑडिट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जितना हमारा डिस्कवर हो रहा है डाटा उसको आगे से आगे लेके जाते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, इन्फॉर्मेशन कंपाइलर्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। The Child Online Protection Act was passed to protect minors from accessing inappropriate materials on the internet, providing an overview of some of the important law in the individual and firms must follow in managing and protecting information. कि चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन यानी कि ऐसा लॉ जो कि चाइल्ड यानी कि माइनर्स पे अटैक कर रहा है या किसी चाइल्ड को हरास करता है या उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटरनेट में ऐसा लॉ बनाया गया है, साइबर क्राइम में कह लें, कि जिसके जरिए हमारे प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनर्स को कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्टिंग वे में उसको यूज करें और उसका मिस यूज ना किया जाए। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसीज। अब एथिकल कितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो पॉलिसीज को यूज करेंगे, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। Ethical computer use policies in case that illustrate the pillars of online betting. A leading internet poker site reported that a hacker exploited a security flaws to gain an instrument edge in high stakes, no limit taxes hold immense tournaments, the ability to see his opponent's whole cards. कि एथिकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पास ये पॉलिसी होती है कि वो अपना ऑनलाइन जो होता है वो बेटिंग करते हैं, बीटिंग कर सकते हैं अपनी पॉकेट साइट में, जो कि हैकर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको गेन करते हैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जिनके मुकाबले में वो उनको स्टेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये एक डायग्राम आती है, यानी कि पिक्चर हमें शो हो रही है, जिसमें हमें इकोलॉजिस्ट का बारे में बताया गया। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेसी पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी क्या है, कि ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम एथिकली चीजों के बारे में बताते हैं, हमारा जो सिस्टम है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वर्क कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन कर रहा है हमारी प्राइवेसी को, और इनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के अंदर रहते हुए। ईमेल प्राइवेसी क्या होगी, कि
कि ईमेल्स को बनाना है सोशल मीडिया की एप्स को यूज करते हुए, और वर्क प्लेस यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी जो एथिकल इश्यूज है उनको किया जा रहा है। अब यहाँ पे एथिकली हमें ये भी बताया चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ई डिस्कवरी में, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, ये सारे हमारे एथिकली चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आज के लेक्चर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।